नमस्कार, मैं हूं निशा बांथ। लीगली स्पीकिंग के इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत। देखा जाए तो कोई भी कामकाजी इंसान औसतन अपने जीवन का 1/3 हिस्सा अपने दफ्तर में बिताता है। ऐसे में दफ्तर का माहौल किसी के भी जीवन में एक बड़ा प्रभाव डालता है। दफ्तर में एक सुरक्षित माहौल बुनियादी जरूरत है। कार्यक्षेत्र में किसी भी महिला का सुरक्षित महसूस करना उसका अधिकार है। दफ्तरों में दिन ब दिन महिलाओं की संख्या का बढ़ने से सेक्सुअल हैरेसमेंट का मुद्दा भी और बढ़ जाता है। आइए चर्चा करते हैं हमारे आज के विषय सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क फॉर वुमेन। हमारी आज के गेस्ट एक्सपर्ट हाई कोर्ट एडवोकेट रुचि खुराना जी के साथ। रुचि खुराना जी, आपका इस शो पे बहुत बहुत स्वागत है। रुचि जी, विशाखा जजमेंट जो एक लैंडमार्क जजमेंट 1997 की, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्नॉलेज किया कि सेक्सुअल हैरेसमेंट जो विषय है वो महिलाओं की डिग्निटी और उनकी रेपुटेशन की वायलेशन है और एक सुरक्षा का माहौल उनके कार्यस्थल पर ये किसी भी हालत में उन्हें दिया जाना चाहिए। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई गाइडलाइंस भी निकाली। गाइडलाइंस को फॉलो भी किया गया सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस में। उसके बाद 2013 में हमें प्रोटेक्शन एक्ट मिला। एक अगर कॉमन अंडरस्टैंडिंग देखेंगे रुचि जी, तो सेक्सुअल हैरेसमेंट का मतलब एक सेक्सुअल मिसकंडक्ट से जोड़ा जाता है, पर ये एक्ट के आते ही सेक्सुअल हैरेसमेंट की जो डेफिनेशन है उसको और वाइड स्कोप दे दिया गया है। तो क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगी कि किस तरीके की डेफिनेशन जो है वो दी गई है इस एक्ट के अंदर? पहली चीज तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगी दिल से कि आपने आज ये इतना ज़रूरी, इतना इम्पोर्टेंट विषय आपने लिया है जो औरतों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल सारी महिलाएं काम पे जाती हैं तो उनको ये सब, बहुत कम लोग हैं, औरतें हैं जिनको इसके बारे में थोड़ी जानकारी होगी। जी बिल्कुल। तो पहले तो धन्यवाद। जी बिल्कुल। अब उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में बताऊंगी, जो इस एक्ट में, जिससे आपने बताया कि सेक्सुअल हरासमेंट प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 बना है। उसमें सेक्शन 29 में इसको डिफाइन किया गया है। और आपको ये बताऊंगी कि ये जो डेफिनेशन है ये बहुत वाइड डेफिनेशन है। जी बिल्कुल। और इसमें इस शुरुआत ऐसे करते हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट इंक्लूड्स, इट डजंट से इट मीन्स। सो इंक्लूड्स में मतलब है कि इट इज़ एन इंक्लूसिव डेफिनेशन, इट इज़ अ वेरी वाइड डेफिनेशन, इट इज़ नॉट सीमित टू जो चीज़ें उन्होंने 5 चीज़ें कही हैं। उसके अलावा भी हो सकती हैं, बट मोटा मोटा ये है। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया, अनवेलकम एक्ट एंड बिहेवियर, यानी कि अनवेलकम फॉर द जो महिला हैं, जो पीड़ित महिला हैं, उनके लिए अनवेलकम होना चाहिए ये जो एक्ट हो रहा है उसके साथ एट द वर्क प्लेस, यानी कि उसके मर्जी के खिलाफ है। और ये डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है उसके लिए। जैसे कई चीजें तो डायरेक्टली समझ आ जाती हैं, कई जिसका मतलब जो निकल के आता है, अगर वो किसी भी प्रकार का सेक्सुअल मीनिंग निकल के आता है, वो है। उसमें जो 5 चीजें कही हैं, एक है छूना, जो पहले भी होता था शायद, छूने को लेके। जी, पहले तो छूने को ही जो है वो सेक्सुअल हैरेसमेंट उसी को ही माना जाता था, पर ये एक्ट के आने के बाद डेफिनेशन का जो स्कोप है वो आगे बहुत बढ़ गया, जो ऐड करी है। और छूना सिर्फ, जो बहुत सारी ऐसी जजमेंट आई उसमें उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है कि सिर्फ छूना शरीर से नहीं होता, किसी भी चीज से भी और किसी ऑब्जेक्ट से भी हो सकता है। उसके अलावा कोई ऐसे रिमार्क्स, ऐसी टिप्पणियां अगर होती हैं जिनका कनोटेशन थोड़ा सेक्सुअल रहता है, और उसमें कोई चित्र या पोर्नोग्राफी या कुछ भी दिखाया जाए अगर महिला को, वो भी आता है। उसके अलावा
किसी प्रकार की डिमांड, कोई मांग करता है, ये सेक्सुअल डिमांड, उसको भी सेक्सुअल हरासमेंट में ही माना जाता है। और उसके अलावा उन्होंने जो क्लॉज 5 में काफ़ी और इसको ओपन कर दिया, उसमें कहा है कि एनी सॉर्ट ऑफ अ कंडक्ट सेक्सुअल, जिसको सेक्सुअल प्रकृति का कोई कंडक्ट है जिसमें फिजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल सब कुछ इंक्लूड होता है जी, वो सेक्सुअल हरासमेंट माना जाएगा। तो जो पहले ये सिर्फ शारीरिक छूने तक ही लिमिटेड था, तो अब कोई जेस्चर भी, अगर कुछ कॉरिडोर पे रिमार्क भी पास किए जा रहे हैं जो कि सेक्सुअल प्रवृत्ति के हैं, तो वो भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। बिल्कुल जी। बहुत सारी महिलाएं शायद ये नहीं अभी भी जानती हैं, मगर ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड होंगी जी, किसी भी प्रकार का। और इसके अलावा ये सब होने के बाद सेक्शन 3(2) में और ज़्यादा इसको आगे बढ़ाया है। उसमें कहा है कि ये सब के साथ साथ में अगर किसी प्रकार का उनको प्रलोभन दिया जाता है कि आपकी प्रमोशन हो सकती है, किसी भी टाइप का बेनिफिट इनको इससे मिले वो, या किसी प्रकार की उनको धमकी दे कोई कि आपकी नौकरी को खतरा है या आपकी किसी भी प्रकार की हानि हो सकती है नौकरी में या कहीं, उस धमकी को प्रेजेंट नौकरी, इनफैक्ट फ्यूचर नौकरी भी अगर है आपकी खतरे में, अगर कोई उस प्रकार की धमकी भी देता है उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। और साथ ही साथ जो हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सकता है ऑफिस में। जी रुचि जी, मैं आपसे यही आके हॉस्टाइल एनवायरनमेंट के बारे में ही आगे बात करना चाहती थी। उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे, उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि क्विड प्रो क्यो जैसी सिचुएशन क्या हो सकती है सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर। क्या ये भी परिस्थिति एक फॉर्म ही है सेक्सुअल हैरेसमेंट की? इन अ वे है, ऑफ कोर्स है, क्योंकि वो उसमें हर एक चीज इंक्लूड होती है। अगर कोई भी, क्योंकि कोई महिला नहीं चाहेगी कि उसके साथ में इस तरीके का हो, तो अगर उसकी इच्छा के खिलाफ है कुछ ऐसा सेक्सुअल कंडक्ट उसके साथ किया जा रहा है जी, वो उसमें इंक्लूड होगा। जी, अगर कुछ बेनिफिट है, अगर कोई बेनिफिट का ऑफर दिया जा रहा है, बेनिफिट का भी ऑफर आएगा। अगर उसकी मर्जी के खिलाफ है कि जिस तरीके का उसके साथ कोई हरकत कर रहा है या कुछ दिखा रहा है, कुछ इशारे हो रहे हैं, ये सब अगर उसको पसंद नहीं आ रहे हैं तो वो सेक्सुअल हरासमेंट में ही होंगे। और सेक्सुअल फेवर्स के लिए अगर किसी तरीके की धमकी भी दी जा रही है तो वो भी एक तरह से बिल्कुल जी। तो ये सब जो हैं वो शायद एक तरह के फॉर्म्स हैं क्विड प्रो क्यो, जैसे कुछ के लिए कुछ, जिसे हम बोलते हैं कि एक फेवर लेने के लिए आप दूसरा फेवर देने के लिए तैयार जहां हो जाते हैं अपने सहकर्मियों को, जहां पर अपने एम्प्लॉइज को आप वो तैयार हो जाते हैं, तो ये भी एक तरीके का ऑफेंस है, सेक्सुअल ऑफेंस है आप जो अपने वर्क प्लेस पे कमिट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सो लॉन्ग एज वो अनकंफर्टेबल है वुमन, तो बिल्कुल ये सेक्सुअल हैरेसमेंट में ही आएगा। जी बिल्कुल। तो एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट रुचि जी दे देना, जैसे कि आप पहले भी बोल रही थी हॉस्टाइल एनवायरनमेंट की आप बात कर रही थी, तो हॉस्टाइल एनवायरनमेंट किस तरीके का हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है जो कि हम अपने एम्प्लॉइज को दे देते हैं, और वो भी क्या एक हैरेसमेंट का ही पार्ट है? बिल्कुल हैरेसमेंट का। जैसे कई बार ऐसे सर्कमस्टेंसेस हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई सहकर्मी अपने किसी महिला सहकर्मी के लिए ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है जहाँ उसके लिए काम करना बहुत ही दुश्वार हो जाता है, अनकंफर्टेबल हो जाता है, बहुत अनकंफर्टेबल है, वहाँ पे उसकी सुरक्षा को भी खतरा है, उसको लगता है कि किसी प्रकार की उसको कोई हानि हो सकती है। तो वो सब हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है उसके कारण, सेक्सुअल हरासमेंट के कारण। तो वो इसी में एक्ट के अंदर आएगा। जी, एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट जो है उसमें हम एक महिला को डाल देते हैं जिसकी वजह से उसकी सेफ्टी भी खतरे में हो जाती है और उसकी हेल्थ पे भी असर आ सकता है, तो उसके लिए और अपमानजनक भी होता है अगर ऐसी सिचुएशन में। जी, बहुत अपमानजनक होता है, बिल्कुल। तो ऐसे में रुचि जी महिलाएं क्या कर सकती हैं अगर कुछ सेक्सुअल हैरेसमेंट का कुछ भी वो नोटिस करती हैं, कोई भी एक्शन है, जेस्चर है, या फिर वो कोई मुंह से कही गई कोई सी भी बात है जिसे वो सेक्सुअल हैरेसमेंट की तरफ ले जाता है, तो सबसे पहले महिलाओं को क्या करना चाहिए एट वर्क प्लेस? अब ये इस एक्ट में और उससे पहले विशाखा जो गाइडलाइंस आई थी, उससे पहले तो सिर्फ 2 हमारे पास धाराएं थी, सेक्शन 354 ऑफ एंड सेक्शन 509 ऑफ आईपीसी, जिसमें असॉल्ट, क्रिमिनल फोर्स, इंटिमिडेशन, जिसमें मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन वाज आउटरेज्ड या इंसल्टेड,
उसमें महिलाएं पुलिस में कंप्लेन कर सकती थी, मगर उसमें अनफॉर्चुनेट पार्ट ये था कि वो सारा पुलिस के हाथ में था कि वो किस तरीके से उसको हैंडल करते हैं। जी। जैसे बहुत सारे हमने केसेस देखे थे जहां महिलाओं को न्याय नहीं मिला बिकॉज वो पुलिस ने ही कई बारी, इनफैक्ट जहां से ये शुरुआत हुई थी विशाखा गाइडलाइंस की, जी वो एक केस हुआ था भवानी देवी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसे आपने भी मेंशन जी, किया था। बिल्कुल। वहां पे भी उसको न्याय नहीं मिला था क्योंकि पुलिस ने ही, आई थिंक सिचुएशन ऐसी थी कि एविडेंस को नष्ट कर दिया था या कुछ ऐसा जी, सिचुएशन है। बिल्कुल बिल्कुल। बट उसी के बाद में जो विशाखा गाइडलाइंस आई थी, उसके बाद में ये एक्ट आया। अब हर एक इस गाइडलाइंस और इस एक्ट में ये है कि कोई भी वर्क प्लेस है उसमें ये मैंडेटरी है कि उनकी एक कंप्लेंट्स, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होगी। और वो ये जो कंप्लेंट है वो वुमन कोई भी जिस तरीके की सेक्सुअल हरासमेंट की बात है, कुछ भी ऐसा हादसा होता है तो उसमें कंप्लेंट कर सकती है। जी बिल्कुल। 30 दिन के अंदर अंदर, जो इंसिडेंट के 30 दिन के अंदर अंदर। रुचि जी, आपने बात बताई कि कंप्लेन कर सकती हैं महिलाएं जी। और आपने बात करी आईपीसी की और धाराओं के बारे में भी। जी। तो जैसे कि हमने बात करी 354 की, क्रिमिनल इंटिमिडेशन की, 509 की, जहां पर हमें कानून ये प्रोविजन देता है कि हम उन प्रोविजंस का इस्तेमाल करके कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। जी। तो क्या इस एक्ट के अंदर भी जो हमें प्रोटेक्शन देता है, जो कि एक महिलाओं के लिए ही एक्ट बनाया बिल्कुल, गया है, उनकी बिल्कुल। प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है, तो क्या कंप्लेंट का प्रोसीजर आईपीसी के प्रोसीजर से भिन्न है? बहुत भिन्न है, जी, बहुत भिन्न है। किस तरीके से महिलाएं प्रोसीड कर सकती हैं कंप्लेंट को रजिस्टर देखिए, कराने अगर की? ऐसा कुछ होता है तो 30 दिन के अंदर अंदर वो जो इंटरनल कमेटी का गठन हुआ है उनके दफ्तर में ही, उसमें उनको कंप्लेंट लॉन्च करनी है, जिसमें 6 कॉपीज ऑफ द कंप्लेंट जाएंगी साथ में विद एविडेंस, और जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट्स है या कुछ भी एविडेंस उनका है विद लिस्ट ऑफ विटनेसेस, उनको फाइल करना है। और वो जो कमेटी है वो 7 दिन के अंदर जिसके खिलाफ ये कंप्लेंट है, जो रिस्पोंडेंट, उसको ये कॉपी भेजेंगी अपना जवाब देने के लिए। जी। और फिर वो इंक्वायरी बिठाएंगी। और वो इंक्वायरी में सीपीसी के तहत कुछ चीज़ें हैं वो कर सकते हैं, जैसे समनिंग कर सकते हैं विटनेसेस की भी, रिस्पोंडेंट की भी, और जी, प्रोडक्शन ऑफ तो डॉक्यूमेंट्स। ये पावर्स हैं, आप ये कह सब रही हैं powers कि जो हैं। ये आईसीसी की और एलसीसी की पावर्स हैं। पावर्स हैं। और उसमें मेन चीज उनको जो देखनी है वो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस में, कि दोनों पक्षों को सुना जाएगा। जी जी, दोनों पक्षों को बुलाकर उनका पक्ष सुना जाएगा। जी। उसके बाद ये अपना जो भी रिपोर्ट तैयार करेंगे और एम्प्लॉय को भेजेंगे। जी जी, तो इसमें समनिंग की भी पावर्स होती है? समनिंग की पावर्स भी हैं, तो जी। वो सीपीसी में जो समनिंग की पावर्स दी हुई हैं वो सेम पावर्स जो कमेटी के पास भी हैं। जी जी, तो इस तरीके से महिलाएं आगे बढ़कर अपनी कंप्लेंट कर सकती हैं। तो इसमें ये जो हम एक्ट की बात कर रहे हैं, प्रोटेक्शन एक्ट फॉर वुमेन की बात कर रहे हैं हम, इसमें महिलाओं को क्या एम्प्लॉयर्स की तरफ से भी किसी तरीके की कोई फैसिलिटी दी जा सकती है कि अगर वो खुद से आगे बढ़कर कंप्लेंट नहीं कर पाए, हाँ जी, या अपने आप को किसी सिचुएशन में, ऐसी कोई परिस्थिति में अनेबल समझे जी, कि उन्हें समझ नहीं आए कि हम कहाँ जाकर किस तरीके से कंप्लेंट करें, तो एम्प्लॉयर्स की भी ड्यूटीज के बारे में क्या ये कुछ कहता है एक्ट? बिल्कुल कहता है। पहले इसमें 2 सवाल हैं, तो मैं पहले एक एक करके इसका जवाब दूंगी। जी, पहला बिल्कुल। है कि ये महिलाएं खुद से भी कर सकती हैं, मगर कोई सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे महिला खुद जाके ये कंप्लेंट नहीं फाइल कर सकती। जी, जहाँ अग्रीव्ड है महिलाएं, अग्रीव्ड है, या उनकी हो सकता है कि उनकी डेथ हो गई है या कुछ हुआ है, उस सिचुएशन में उनके लीगल हेयर्स कर सकते हैं, या लीगल हेयर्स किसी को कंसेंट देके किसी सोशल वर्कर से भी करा सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ से करा सकते हैं। और एम्प्लॉयर भी कर सकते हैं अगर किसी एम्प्लॉय के खिलाफ है। जी, तो एम्प्लॉयर्स को आगे चलकर अपने ऐसे एम्प्लॉय की, ऐसी महिला के सामने आकर मदद करनी चाहिए। पूरा फैसिलिटेट करना चाहिए कंप्लेंट प्रोसीजर जो है। कंप्लेंट प्रोसीजर, अनलेस वो कंप्लेंट एम्प्लॉयर के ही खिलाफ हो। तो उस सिचुएशन में, जैसे हमने इंटरनल कमिटीज की बात की है, वैसे अगर ऐसी सिचुएशन होती है जहां 10 से कम कर्मचारी हैं एक दफ्तर में, या
एम्प्लॉयर के खुद के खिलाफ ही कोई कंप्लेन होती है, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में भी एक लोकल कमेटी भी गठन करने का एक्ट ने बोला है मैंडेटरी होना चाहिए, जो वहाँ पे जाके भी सिमिलर कंप्लेंट फाइल हो सकती है। जी रुचि जी, आपने जहाँ पर कमेटी की बात करी जी, तो मैं आपको अगर उसी पॉइंट पर वापस लेके जाऊं और मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूं कि आप हमारे दर्शकों को ये समझा पाएं कि जो आईसीसी है वो एलसीसी से कैसे अलग है। उसमें दो ही चीज़ों से अलग है। मेन है कि एक तो वो डिस्ट्रिक्ट वाइज है, जो एलसी है जी, एलसी डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को गठन करना है, जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बिठाया जाएगा जो इस चीज़ की देख रेख करेगा। वो आगे फर्दर नोडल ऑफिसर बिठाएगा जो ये कंप्लेंट्स रिसीव करेगा, और एक कमेटी होगी जिसमें एक चेयरपर्सन होगा जो कोई सोशल वर्कर या एनजीओ से कोई एमिनेंट वुमन होनी चाहिए। उसमें दो और जो मेंबर्स होंगे वो एक महिला, या तो वो एक कुछ लीगल नॉलेज के साथ सोशल वर्कर, और जिसको ये सेक्सुअल हरासमेंट के टॉपिक के बारे में नॉलेज हो जी, और एक कोई लीगल नॉलेज वाला पर्सन होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति जिसे लॉ की नॉलेज हो, जानकारी हो। ऐसे उसके अलावा एक और होगा जो एक्स ऑफिशियो भी होगा। जी बिल्कुल। तो इस तरीके के एक समिति होगी जिसमें 50% महिलाएं ही होंगी। जी, महिला अधिकारियों का होना वहाँ जरूरी है, बहुत जरूरी है वो कमेटी में जी, वो कमेटी में। तो वहाँ पे उस तरीके की कंप्लेंट जाएंगी जो जहाँ पे कई दफ्तर होंगे शायद उनमें जिनमें 10 लोग नहीं हैं कर्मचारी। जी, 10 लोगों का होना आईसीसी का गठन करने के लिए जरूरी है जी। तो वहाँ पे जहाँ 10 हैं वहाँ तो आईसीसी बन सकती है, जहाँ नहीं है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफ जो लोकल कमेटी है वहाँ जाएंगे। यहाँ कहीं पे कई बारी एम्प्लॉयर जो मालिक है ऑफिस का उसी के खिलाफ है, तो उसकी खुद की कमेटी में तो नहीं जाएंगे, तो इसीलिए वो लोकल कमेटी में जाएंगी महिला कंप्लेंट करने के लिए। जी, तो अगर ऐसा कोई केस होता है रुचि जी जहाँ पर आईसीसी में अगर कोई कंप्लेंट जाती है या फिर एलसीसी में कंप्लेंट जाती है, लोकल कंप्लेंट कमेटी की जहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर इन कमेटीज को ये प्रूव हो जाता है कि जो एलिगेशन किसी महिला ने लगाई है वो सच है, हाँ जी, और ये प्रूव हो चुका है जी, तो ऐसे में इन कमेटीज की आगे ड्यूटी क्या बनती है? कमेटी अपनी रिपोर्ट बनाएगी। वैसे तो उन्होंने कोर्ट एक सेक्शन 11(4) में कहा है 90 दिन, पर रिसेंटली ही 2 जजमेंट्स आई हैं, त्रिपुरा हाई कोर्ट की और एक दिल्ली हाई कोर्ट की, जिसमें कहा है कि ये बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है 90 दिन का, क्योंकि इट हैज टू रीच इट्स लॉजिकल कंक्लूजन। जी सो बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है। और इसके लॉजिकल कंक्लूजन से आपका मतलब है कि अगर कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, हाँ, जो कि वो ये कह रही हैं कि इतने समय में, इतने सीमित समय में कंप्लेंट का दर्ज हो पाना नामुमकिन था, दर्ज होना और उसके ऊपर इंक्वायरी होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप हो सकता है कि कई बारी रिप्लाईज नहीं आते हैं, कई बारी विटनेस नहीं आते हैं, कई बारी आए हैं तो बहुत सारे विटनेस हैं, तो हर एक को समय लगेगा उनकी गवाही होने में। जी, तो वो टाइम पीरियड को आगे बढ़ाया जा सकता है, कंप्लेंट को बाद में भी रजिस्टर कराया जा सकता है। जी, अगर कुछ जेन्युइन रीजंस हैं तो जी, तो उसमें वो जब वंस वो इंक्वायरी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद में कमेटी को अपनी रिपोर्ट तैयार करके आगे एम्प्लॉयर को या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को पहुंचानी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और वो वहाँ पे उसमें रिकमेंडेशंस देंगे कि इसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाए। तो इसमें मेन 2 एक्शंस उन्होंने जो एक्ट में लिए थे वो ये था कि अगर किसी ऑफिस के खुद के सर्विस रूल्स हैं तो एज पर द सर्विस रूल जो मिसकंडक्ट के जो एक्शंस हैं वो लिए जाएंगे जी। साथ ही में कोई कॉम्पनसेशन वुमन को, जो पीड़ित महिला है उसको कॉम्पनसेशन दिया जाए। तो रिलीफ की भी हकदार होती है महिलाएं इसमें? जी बिल्कुल होती हैं। जी, रिलीफ भी क्लेम कर सकती हैं। रिलीफ भी क्लेम कर सकती हैं। हम आएंगे रिलीफ की बात पर भी। रुचि जी, आप हमें ये बताइए कि जैसे कि हम ये एक्ट के बारे में जानते हैं, दिस इज अ जेंडर स्पेसिफिक एक्ट फॉर वुमेन, तो इसमें हमने जहां बात करी, आपने हमारे दर्शकों को प्रोसीजर के बारे में समझाया, किस तरीके से आगे बढ़कर महिलाएं कंप्लेन कर सकती हैं जी, और कहाँ पर कंप्लेन कर सकती हैं, आपने ये सभी हमारे दर्शकों को समझाया।
रुचि जी, आप क्या ये बता पाएंगे कि वर्क प्लेस का क्या क्या मतलब होता है? जी। क्या कोई महिलाएं जो टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट में है, जी। वो परमानेंट पोजीशन में नहीं है, जी। तो क्या उन्हें ये लगना चाहिए कि हम यहाँ कंप्लेन रजिस्टर नहीं कर सकते हैं, नहीं, ऐसा यहाँ हमारी सुनवाई नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट जी। ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि कई बारी ऐसे सिचुएशंस भी होती हैं जहां महिला डायरेक्टली नहीं होती है एम्प्लॉयड, या Employed, टेम्पररी, हाँ, जी जी टेम्पररी उनके है, जी, पार्ट टाइम ये है। तय करना मुश्किल होता है मुश्किल होता है कि कि ये किस एम्प्लॉयमेंट पोजीशन में में है भी या नहीं। हाँ, और उसको कई बारी सैलरी मिल रही होती है या नहीं मिल रही होती है, या काइंड में पेमेंट होती है, या उनका सिर्फ वॉलंटरी वर्क भी होता है जहाँ पे जी कोई पेमेंट ही नहीं है, जी बिल्कुल। उसको भी इंक्लूड किया जाएगा वर्क प्लेस में। जी और जी उसमें जितने भी दफ्तर हैं, जितने भी ऑफिसेज, एस्टेब्लिशमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, उनके कोई भी ऑफिस है, वो सब आएगा। स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल्स, इनफैक्ट देयर आर सिचुएशन जहाँ पे ऐसा हो सकता है कि महिला ऑफिस में नहीं ही है, पर वो काम से किसी और जगह गई है। जी, आप ये कह रही हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में है, हाँ, ट्रैवल कर ट्रैवल रही है। करिए, ट्रैवल में भी आएगा। और जहाँ वो जा रही हैं, जैसे कई हो सकती है महिला जो सफाई कर्मचारी हैं, जैसे जी बिल्कुल। वो जाके अपनी सड़कों में सफाइयाँ करती हैं या किसी कॉलोनीज में करती हैं, तो जिस गाड़ी में गई हैं, अगर उनके साथ ऐसा हादसा उस गाड़ी में होता है, उस गाड़ी को भी वर्क प्लेस माना जाएगा। जी, वो और सड़क भी उनका सड़क भी वर्क उनका प्लेस है। वर्क प्लेस माना जी जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे, इतनी वाइड है उसमें वर्क प्लेस की जगह, जिस काम से वो जा रही है, वहाँ पे बहुत सब कुछ इंक्लूड हो जी जाता है जी। वर्क प्लेस में। तो कोई भी महिला जहाँ भी अपने काम के लिए गई है, वो उसका कार्यस्थल है, कार्यस्थल है, वो उसका कार्यक्षेत्र है। कार्य तो क्षेत्र है। इसमें हम जैसे कि हम बात करते हैं प्रोबेशनर्स की, और इंटर्न्स भी क्या उस कैटेगरी इंटर्न्स में भी आती आते है? हैं, इंटर्न्स भी जी आते हैं। और मतलब जिस तरीके से मैंने बोला था, पेमेंट भी उनका, सैलरी नहीं भी मिल रही है, अगर वॉलंटरी वर्क भी है, जी उसको भी माना जाएगा। जी, पार्ट टाइम भी हैं, पार्ट चाहे टाइम, फुल फुल टाइम है। टाइम, एवरीथिंग विल बी जी, काउंटेड। एवरीथिंग विल बी काउंटेड। इंक्वायरी किस तरीके से करी जाती है ऐसे केसेस में? क्या इंक्वायरी का प्रोसीजर रहता है? मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बताया था कि जैसे जवाब, पहले तो कंप्लेंट जाएगी तो जी रिस्पोंडेंट को बुलाया जाएगा, रिस्पोंडेंट अपना जवाब फाइल करेगा। जी जी वो भी अपने कोई एविडेंसेस ला सकता है, अपने डॉक्यूमेंट्स ला सकता है, अपने विटनेसेस ला सकता है। जी तो एक एक करके उनसे सवाल जवाब होंगे, उनसे पूछा जाएगा, उनकी हर एक को लिया जाएगा एक एक करके, उनके जो एलिगेशंस हैं। उसके बाद ही, और दोनों की सुनवाई होने के बाद ही जो कंक्लूजन निकलता है, उस वो रिपोर्ट में लिखा जाता है। इस जी तरीके से होगा। जी। रुचि जी, महिलाएं जहाँ निकलती हैं काम करने जाने के लिए, जी तो एक सुरक्षित माहौल मिलना उनका अधिकार है। जी। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी उन महिलाओं के लिए किसकी बनती है कि एम्प्लॉयर उन्हें की, सुरक्षित माहौल मिले? जो भी हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है उसका, जो जी भी रिस्पॉन्सिबल है उसकी हम्म सुपरविजन का या जी वर्क का, मैनेजमेंट का, हम्म और एम्प्लॉयज़ के लिए जो भी जिम्मेदार है उस दफ्तर में, वो जो मालिक है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो रुचि जी, जहाँ कहीं एम्प्लॉयर कभी, जैसे कि हमारा एक्ट ही मैंडेटरी करता है, सब एम्प्लॉयर्स के लिए एक प्रोसीजर लेके आता है, जी, कमेटी के गठन करने की बात जो है वो मैंडेटरी है। मैंडेटरी है। जी। तो अगर कोई ऐसा एम्प्लॉयर है जो अपनी ड्यूटीज करने में फेल हो गया है हाँ जी। और वो नहीं कर पाया है, तो जी क्या कुछ जी, लाइबिलिटीज? उसके ऊपर पेनल्टीज हैं, एक्ट में जी, ही पेनल्टीज दी गई हैं। पेनल्टीज हैं आप कह रहे पेनल्टीज हैं? हैं जी, जी उसको अप टू 50,000 फर्स्ट टाइम अगर है ऐसा, जी अगर कुछ भी उसकी जो नॉन कंप्लायंस है इस एक्ट में, उसकी जितनी भी ड्यूटीज की नॉन कंप्लायंस होती है, तो पहले टाइम पे अप टू 50,000 का उसको पेनल्टी लग सकती है। जी अगर ये ही वो दोबारा करता है, एक बार ही उसके ऊपर एक पेनल्टी लग चुकी है, अगर फिर कुछ किसी प्रकार के भी नॉन कंप्लायंस होती है, तो उसकी डबल पेनल्टी लगेगी। और साथ ही साथ उसके जो लाइसेंस है या जो भी अप्रूवल्स उसको ऑफिस चलाने के लिए मिले हैं, वो सब भी रद्द हो सकते हैं। तो रुचि जी, आप बात कर रही थी कॉम्पनसेशन की, आप बात कर रही थी रिलीफ की। जी, तो ये एक्ट के नीचे किस तरीके का रिलीफ जो है वो महिलाएं क्लेम कर सकती हैं? देखिए उसमें दो तरीके के हैं। एक तो जो फाइनल होगा, जी एक है इंटरिम में भी वो रिलीफ कुछ उनको मिल सकता है। जैसे कि अगर किसी एम्प्लॉय को जिसने, जो रिस्पोंडेंट है, जी उसके खिलाफ कंप्लेंट है, तो उसको उसकी प्रमोशन या उसकी जो भी रिपोर्ट है वो तैयार नहीं करने के लिए रुकवाया जा सकता है, स्टे मिल सकता है।
और कोई अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जी तो ड्यूरिंग दैट पीरियड अगर पेंडेंसी में उसकी वो जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं उसको सुपरवाइज करने के लिए भी मनाही है। जी सेकेंडली वो उसकी ट्रांसफ़र के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकती है ड्यूरिंग द पेंडेंसी के अपनी खुद की ट्रांसफ़र किसी दूसरे ऑफिस में हो जाए उसकी, जी या ओके। रिस्पोंडेंट की ट्रांसफ़र हो जाए। रुचि जी, जहाँ हमने बात करी महिलाओं के अधिकारों के बारे में, उन्हें जी। सुरक्षित करने के बारे में हमने बात करी, पर क्या ऐसी परिस्थिति भी हो सकती है जहाँ पर महिलाओं की जो दी गई कंप्लेंट है वो ही मिलिशियस साबित हो जाए? बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसे में इसमें महिलाओं के खिलाफ भी क्या कोई लीगल एक्शन लिया जा सकता बिल्कुल है? लिया जा सकता है। इनफैक्ट उसमें स्पेशल प्रोविजन भी है, उसमें यही चीज़ बोली गई है कि अगर इंक्वायरी पे पता चलता है कि ये मिलिशियस कंप्लेंट थी, यानी कि कुछ बदला लेने के लिए या कोई और वजह जी से जी, महिला कुछ ने ये vendetta, फाइल किया हाँ जी, जो के लिए फाइल की है, या कोई फोर्ज डॉक्यूमेंट भी फाइल किए हैं उसने, एविडेंस कोई फोर्ज किया है, तो या फिर किसी विटनेस ने कुछ फोर्ज डॉक्यूमेंट जी, जो है वो हाँ, या आगे उसने दिया खुद है। ने किया है या विटनेस ने कोई गलत गवाही दी है, फॉल्स गवाही दी है, जी तो जी। उसके ऊपर भी वही एक्शन लिए जा सकते हैं। या तो रुचि जी, जहाँ हम बात करें आज महिलाओं के अधिकारों की, महिलाओं की सुरक्षा की, तो क्या आपको लगता है जो एक कॉमन सी जो बात हमारे समाज में चलती है वो ये है कि अपनी ड्रेस से जो महिलाएं हैं वो सेक्सुअल हैरेसमेंट को इनकरेज करती हैं? क्या आप अग्री करते हैं ऐसे बिल्कुल नहीं करती, कमेंट से? एब्सोल्युटली दिस इज अ रॉन्ग नोशन। जी, मैं बताऊंगी, आई थिंक इससे ज़्यादा सबसे बड़ा गलत बात हो ही नहीं सकती कहीं पे भी, बिकॉज जो ये महिला, आपने बहुत बारी देखा होगा कि जो महिला फुल्ली कवर्ड हैं या जी। घर पे ही हैं जी जी जी, जो या बुर्के भी बुर्के का पहनती हैं, इस्तेमाल उनके करती हैं, साथ भी बिल्कुल। ऐसे हादसे होते रहते जी हैं। जी इनफैक्ट इन माय एक्सपीरियंस जो ज़्यादातर ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं वो घर पे ही होते हैं, या जी, बिल्कुल। पड़ोसी या कोई नोन पर्सन या फैमिली मेंबर्स ही करते हैं। जी जी उसमें कपड़ों की कोई बात नहीं आती, जी, बिल्कुल। आपकी ड्रेस आपको डिफाइन नहीं करती। इनविटेशन नहीं नहीं है है। और उसे ना ही एक इनविटेशन के जैसे इस्तेमाल करना ये चाहिए। जो जी, अपनी मानसिकता को बदलने का ये समय हाँ। है। सेक्सुअल हैरेसमेंट को पहचानिए। ऐसा कुछ भी जो आपको असुविधाजनक, अपमानित या फिर असुरक्षित महसूस कराता है वो हैरेसमेंट है। दूसरे की नीयत क्या है ये मायना नहीं रखता। मुद्दा ये है कि आप कितना सुरक्षित महसूस करते हैं। कार्यक्षेत्र पर महिला का सुरक्षित महसूस करना उसका अधिकार है और काम पर उत्पीड़न खुद के साथ या फिर किसी सहकर्मी के साथ होने की शिकायत करना आपका फर्ज। ईमेल कीजिए आपकी राय या कोई भी प्रश्न, जवाब देंगे हम। जिम्मेदार बने, सजग रहे। इस सप्ताह के लिए मैं निशाबंद लेती हूं आपसे विदा। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह आज ही के दिन इसी चैनल पर एक नए मेहमान और एक नए कानूनी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। शहद